बेहिसाब इश्क भाग 2। अब तक हमने पढ़ा है कि गौरी के देखते देखते पूरा गांव खाली हो गया था। सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। यहाँ तक कि सावनी भी गौरी को दिखाई नहीं दी। गौरी ने गांव का जायजा लिया और वापस से मुड़कर देखा तो पाया अब आगे सामने से बड़े बड़े और घने काले बादल उसकी ओर बढ़ रहे थे। गौरी को समझ आ रहा था कि ये लोग घरों में क्यों चले गए, लेकिन ये समझ नहीं आया कि सब इतने डर क्यों रहे। खैर गौरी वहाँ से आगे बढ़ गई। काले बादल भी तेजी से गौरी की ओर बढ़ रहे थे। रुद्र महल के बाहर आ गया और रुककर गौरी को देखकर गुस्से से बोला, ये लड़की मरना चाहती है क्या? हालांकि गौरी रुद्र से बहुत दूर थी, इसीलिए वो सुन नहीं सकती थी। रुद्र फिर से गौरी की ओर भागने लगा। बादल और गौरी आमने सामने थे। गौरी ने अपने चेहरे पर ठंडी हवा को महसूस किया। आंखों को बंद कर वो हल्की सी मुस्कुरा दी। तभी तेज तेज बारिश होने लगी थी और बारिश के साथ ही गौरी की आंखें से आंसू आने लगे थे। जिस तेजी से बादल बरस रहे थे उसी तेजी से गौरी की आंखें बरस रही थी, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। गौरी ने अपने हाथों को फैला लिया, अपने चेहरे को आसमान की ओर करके शांति से खड़ी हो गई। रुद्र अब ठीक गौरी के पीछे था। रुद्र के गुस्से वाले चेहरे पर पानी टपकता जा रहा था। उसने गौरी को बाजू से पकड़ा और उसको खुद की ओर मोड़ लिया। गौरी ऐसे किसी के आने से थोड़ी घबरा गई, लेकिन तभी उसकी आंखें रुद्र की आंखों से जा मिली। रुद्र जो कुछ देर पहले गुस्सा था, गौरी की आंखों को देख उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक बेचैनी ने जगह बना ली। रुद्र ने गौरी की बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर धीमे से कहा, तुम रो रही हो? गौरी तो अब भी रुद्र को देख रही थी और मन ही मन ये सोच रही थी कि आज पहली बार बारिश में किसी ने मेरे आंसुओं को देखा है। गौरी और रुद्र एक दूसरे को देखते रहे। रुद्र और गौरी झमझमा बारिश में एक दूसरे को देख रहे थे। सब लोग घरों में कैद थे। रुद्र ने गौरी से नज़र हटाकर सामने देखा तो बहुत तेजी से हवा का एक झोंका उनकी तरफ आ रहा था। रुद्र ने गौरी को कमर से पकड़कर अपनी जगह पर खड़ा कर दिया और खुद उसकी जगह पर आ गया, जिससे ठंडी हवा का झोंका रुद्र की पीठ से टकरा कर रह गया, जिससे रुद्र थोड़ा आगे खिसक गया। उसकी जगह अगर गौरी होती तो शायद वो वहाँ रुक ही ना पाती। देखते देखते चारों ओर पानी ही पानी हो चुका था, मानो बाढ़ आ गई हो। रुद्र गौरी दोनों पानी के बीच में खड़े थे। तभी पानी तेज बहाव के साथ उनकी ओर बढ़ने लगा था। पानी को देखकर ऐसा लगा मानो वो उसके सामने की सब चीज़ों को बहा ले जाएगा। रुद्र ने गौरी का हाथ पकड़ा और पानी में ही भागने लगा। गौरी भी इतने ज़्यादा पानी को देखकर डर गई। सब जगह पानी पानी हो गया था। रुद्र जो पहले से ही जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो गौरी के हाथ को मजबूती से पकड़े हुए था। रुद्र आगे और गौरी पीछे। पानी का एक ऐसा बहाव आया जिससे रुद्र गौरी के ऊपर जा गिरी। रुद्र ने गौरी को संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो? गौरी ने सिर हिलाकर हामी भरी तो रुद्र ने गौरी के हाथ को पकड़कर खुद के बाजू से लगाते हुए कहा, कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। गौरी ने खाली आंखों से रुद्र को देखा तो रुद्र एक और जाने लगा। गौरी भी उसके साथ चलने लगी तो रुद्र एक दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया, जहाँ एक बड़ा सा पिलर था। रुद्र ने उसे कसकर पकड़ लिया ताकि पानी के बहाव के साथ वो जाए नहीं। गौरी रुद्र की बाजू पकड़े थोड़ी दूर खड़ी थी। रुद्र ने गौरी को कमर से पकड़कर खुद की ओर खींच लिया, जिससे गौरी रुद्र के सीने से जा लगी। रुद्र गौरी की तेजी से चलती सांसें आपस में टकराने लगी तो रुद्र ने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, इतनी दूर रहोगी तो पता भी नहीं चलेगा कि पानी कब बहा ले गया तुम्हें। गौरी रुद्र को देखती ही रह गई। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और धीरे धीरे सारा पानी कम हो गया। गौरी और रुद्र अब भी वैसे ही खड़े थे तो रुद्र ने गौरी को घूरते हुए कहा, पानी खत्म हो गया है, चलो यहाँ से। गौरी ने रुद्र को छोड़ दिया तो रुद्र आगे बढ़ते हुए बोला, आगे से ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसा बादल दिखे तो किसी भी घर में चली जाना, कोई मना नहीं करेगा। यहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है, इसीलिए सबने पहले से ही तैयारी करके रखी होती है। गौरी कुछ नहीं बोली, वो रुद्र के पीछे पीछे चलने लगी। तभी सावनी आ गई और गौरी के गले लगती हुई बोली, शुक्र है तुम ठीक हो। रुद्र ने चलते हुए कहा, तू तो भाग गई छोड़कर। सावनी कुछ नहीं बोली, उसने मुंह लटका लिया तो गौरी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पलक झपकाई। सावनी हल्की सी मुस्कुरा दी। अब महल में आ गए। गौरी ने कपड़े चेंज किए और अपनी पसंदीदा जगह पर बैठी ही थी कि सावनी भागती हुई आई और बोली, चलो तुम्हें महल दिखाती हूँ। गौरी ने मना करना चाहा, लेकिन सावनी उसे ज़बरदस्ती खींच ले गई। सावनी गौरी को एक बड़े से हॉल में लेकर आई और बोली, हमारे पूरे परिवार से मिलवाती हूँ। हॉल में एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसमें बहुत से लोग थे, कुछ खड़े थे कुछ बैठे थे। उनमें सिमरन, रुद्र और सावनी भी थे। सावनी ने एक आदमी के चित्र पर हाथ रखकर कहा, ये हमारे ताऊ जी हैं, रुद्र भाई सा के पिता और सिमरन मासा के पति देव, गंगा सिंह राठौड़।
नाम की तरह ही बिल्कुल पवित्र और शांत। सावनी ने दूसरी तस्वीर पर हाथ रखकर कहा, ये हैं मेरे बाबू साहब, वर्धन सिंह राठौड़। सावनी ने एक औरत और 2 लड़कों को दिखाते हुए कहा, मेरी मासा शैलजा और मेरे भाई सा रणविजय और दिग्विजय, दोनों कुंवारे हैं अभी। सावनी ने अब एक आदमी की ओर देखकर कहा, और ये हैं मेरे काको सा, बेज सिंह राठौड़। इन्होंने अभी तक शादी नहीं करी और शायद करेंगे भी नहीं। अब क्यों नहीं करेंगे ये मैं भी नहीं जानती, क्योंकि मैंने इन्हें सिर्फ तस्वीर में देखा है, कभी मिली नहीं हूँ इनसे। सावनी बोलती जा रही थी और गौरी सुनती जा रही थी। सावनी, अभी मेरी दादी साहब भी जीवित हैं, लेकिन वो बीमार हैं, इसीलिए उनके पास कोई नहीं जा सकता। ताईसा और रुद्र भाई उनकी देखभाल करते हैं। बहुत बड़ा परिवार है ना हमारा, सावनी चहकते हुए बोली। गौरी ने हल्का सा मुस्कुराकर हाथ से इशारा किया। सावनी, अब सबके स्वभाव के बारे में बताती हूँ। बड़े लोग सब सरल स्वभाव के हैं, लेकिन मेरे भाई साहब तीनों की बिल्कुल नहीं बनती। रणविजय और दिग्विजय की नहीं बनती, और ना ही रुद्र भाई की उन दोनों से बनती है। रुद्र भाई साहब सबसे अलग हैं, लेकिन उनके पास एक अच्छा दिल है। थोड़े कठोर हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। वे बचपन से ही सबसे दूर रहे हैं, इसीलिए अकेले ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब किसी की ज़रूरत हो तो हमेशा तैयार रहते हैं। लड़कियां तो जैसे उनकी आंखों को देखे नहीं सुहाती, कारण कोई नहीं जानता। क्या पता कुछ हुआ हो उनके साथ। सावनी अपने भाई की तारीफ किए जा रही थी और गौरी महल में घूमते हुए नीचे खड़े रुद्र को देख रही थी, जो गांव के लोगों से बातचीत कर रहा था। सावनी की बातें गौरी के कान में जा रही थी, लेकिन आंखें रुद्र पर थी। सावनी चुप हो गई तो गौरी ने उसकी ओर देखा। सावनी ने कमर पर हाथ रखकर कहा, ये नहीं पूछोगी कि बाकी लोग कहाँ रहते हैं? सावनी ने कहने से गौरी उसे देखने लगी तो सावनी बोली, वो सब दूर महलों में रहते हैं और उधर ही काम करते हैं। पूरे भारत में फैला हुआ है हमारा काम। गौरी मुस्कुरा दी तो सावनी बोली, तुम भी तो बताओ मुझे अपने बारे में। सावनी के कहते ही गौरी की आंखों में खालीपन आ गया, जिसे सावनी नहीं देख पाई। तभी सिमरन ने आकर गौरी के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम ठीक हो ना बेटा? गौरी ने हाँ में सिर हिलाया तो सिमरन मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। रात के खाने के बाद गौरी अपने कमरे में आ गई और अपनी पसंदीदा जगह पर बैठ गई। वहाँ बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। देर रात जब रुद्र आया तो उसे गौरी के कमरे का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। रुद्र ने खुद से कहा, ये दरवाज़ा खुला क्यों है? रुद्र ने झांक कर देखा तो गौरी बेड पर नहीं थी। अब रुद्र दरवाज़ा पूरा खोलकर अंदर आ गया। कमरे की लाइट सॉफ्ट थी, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कुछ कुछ दिखाई दे रही थी। रुद्र अंदर की ओर बढ़ने लगा तो गौरी खिड़की में बैठी दिखाई दी। गौरी ने अपना सिर पीछे दीवार से लगा रखा था और पैरों को आगे की दीवार से सटा रखा था। उसकी आंखें बंद थी तो रुद्र मन ही मन कहने लगा, अजीब लड़की है, बेड खाली पड़ा है और खुद वहाँ सो रही है। रुद्र गौरी को उठाने के लिए उसके पास पहुँच गया। उसने गौरी के कंधे पर हाथ रखा ही था कि गौरी रुद्र की ओर गिरने लगी थी। रुद्र ने गौरी को संभाल लिया, लेकिन तभी रुद्र की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने गौरी का गाल थपथपाते हुए कहा, हे उठो, क्या हुआ तुम्हें? हेलो उठो। लेकिन गौरी ने कोई हरकत नहीं करी। रुद्र गौरी के कमरे में तो आ गया, लेकिन अब उस और मुसीबत में फंस गया था। रुद्र ने गौरी को उठाते हुए कहा, ओ नहीं, ये तो बुखार से तप रही है। उसने गौरी को बेड पर लिटा दिया और नमन को कॉल की। नमन जल्दी से गौरी के कमरे में आ गया तो रुद्र ने उससे कहा, जल्दी से जाकर डॉक्टर को लेकर आ। नमन, लेकिन सर इतनी रात में डॉक्टर कहाँ मिलेगा? रुद्र ने गुस्से से कहा, कहीं भी हो, लेकिन अभी लेकर आ। नमन चला गया तो रुद्र इधर उधर चक्कर काटने लगा। उसे न जाने कैसी बेचैनी सी होने लगी थी, जो पहले उसे कभी नहीं हुई। रुद्र ने गौरी को देखा, जिसका चेहरा एकदम शांत था। उसने गौरी के सिर पर हाथ रखा तो वो अभी भी तवे की तरह तप रहा था। रुद्र ने कुछ सोचा और अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसे ठंडे पानी में भिगोकर गौरी के सिर पर रख दिया। रुद्र थोड़ी थोड़ी देर में रुमाल को पानी से भिगोकर गौरी के सिर पर रख रहा था। नमन डॉक्टर को ले आया तो डॉक्टर ने गौरी को चेक करके कहा, लगता है बारिश में ज़्यादा देर रहने से इन्हें फीवर हो गया है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ दवा दे रहा हूँ, टाइम पर दे देना। रुद्र ने हामी भरी तो डॉक्टर ने आगे कहा, हाँ एक बात और, लगता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, इसीलिए थोड़ी कमज़ोर भी होंगी, ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्टर चला गया तो रुद्र गौरी के पास ही बैठ गया। नमन ने आकर कहा, सर आप सो जाइए, यहाँ मैं रुकता हूँ। रुद्र ने गौरी को देखते हुए कहा, नहीं तुम आराम करो, सारे दिन इधर उधर दौड़ कर थक गया होगा और कल भी काम है, तो तू जा, मैं यहीं हूँ। नमन चला गया तो रुद्र गौरी के पास चेयर रखकर उस पर बैठे बैठे ही सो गया। अगले दिन सुबह जब गौरी की आंखें खुली तो सामने रुद्र को देखकर चौंक गई। वो जल्दी से बेड से उतरने लगी, तभी पास रखा बर्तन गिर गया, जिससे रुद्र की आंखें खुल गईं। रुद्र ने गौरी को खड़े देखा। वो भागकर गौरी के पास आया और बोला, तुम बीमार हो, आराम करो। गौरी रुद्र
को देखे बिना जाने लगी। रुद्र की मुट्ठी कस गई। उसने गौरी का हाथ पकड़ लिया और उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया। रुद्र गौरी के ऊपर झुकते हुए बोला, मुझे ये पसंद नहीं कि तुम मेरी बात अनसुनी करके चली जाओ। कह रहा हूँ ना, आराम करो तो बैठी रहो यहाँ चुपचाप। गौरी रुद्र को देखती ही रह गई। रुद्र बाहर चला गया और गौरी के कमरे के दरवाजे बाहर से बंद कर दिया ताकि वो बाहर ना जा सके। गौरी बैठी रही। कुछ देर बाद रुद्र गौरी के लिए नाश्ता लेकर आया। उसके सामने रखकर बोला, खा इसे। गौरी ने बिना कोई हरकत किए नाश्ता कर लिया तो रुद्र ने उसे दवा देते हुए कहा, बाहर जा रहा हूँ, ज़्यादा घूमना मत वरना ज़्यादा बीमार हो जाओगी। गौरी को समझ नहीं आया कि रुद्र उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा है, उसे हो क्या गया है। गौरी का मन तो किया कि वो अभी पूछ ले कि आखिरकार वो चाहता क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। रुद्र चला गया। तभी सावनी उसके कमरे में आते हुए बोली, यार तबीयत खराब थी, मुझे बुला लेती, मैं आ जाती ना। भाई को भी परेशान कर दिया तुमने, बेचारा सारे दिन कितना काम करता है, रात में सो भी नहीं पाया और अब फिर भी चला गया। सावनी की बात सुनकर गौरी ने कान पकड़कर इशारे में सॉरी कहा तो सावनी ने उसके हाथ नीचे करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब ठीक हो तुम। गौरी ने पलक झपकाकर हामी भरी तो सावनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक तो होगी ही, आखिर मेरे खड़ूस भाई ने सेवा जो करी है तुम्हारी। गौरी भी हल्की सी मुस्कुरा दी तो सावनी आगे बोली, अच्छा तुम्हें एक गाना सुनाती हूँ, रुद्र भाई साहब को बहुत पसंद है। गौरी ने सावनी को देखा तो वो फ़ोन में गाना चलाने में लगी थी। कुछ देर बाद गाना चलने लगा। ज़िंदगी अनजानी सी है, ज़िंदगी बेगानी सी है, ना जाने क्यों ये दीवानी सी ज़िंदगी, एक कहानी सी है, रुलाती है हंसाती है तड़पाती है ज़िंदगी। गौरी ने सावनी से फ़ोन छीनकर गाना बंद कर दिया और लंबी लंबी सांस लेने लगी तो सावनी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ। गौरी ने ना में सिर हिलाया तो सावनी गौरी के पास बैठती हुई बोली, अच्छा गाना पसंद नहीं आया, वैसे रुद्र भाई को पसंद है ये। रुद्र का नाम सुनते ही गौरी ने झट से सावनी को देखा तो सावनी ने हंसते हुए कहा, गाना भी और गाने वाली भी, दोनों ही रुद्र भाई की पसंद है। रुद्र भाई तो इस गाने वाली लड़की से इस कदर जुड़े हैं मानो प्यार करते हों। गौरी सावनी को हैरानी से देख रही थी। सावनी बोले जा रही थी, सावनी हाँ, अगर भाई को कोई कहे कि वो ज़िंदगी में एक लड़की को अपनी मर्जी से चुन सकते हैं तो भाई सिंगर को ही चुनेंगे। कितनी प्यारी आवाज़ है ना। गौरी ने आंखें बंद कर ली और लेट गई। सावनी कुछ ना कुछ बोले जा रही थी लेकिन गौरी के कानों में अभी भी ज़िंदगी का वो गाना चल रहा था। गौरी एक बार फिर से सो गई तो सावनी उठकर वहाँ से चली गई। गौरी दवा के असर से सारे दिन सोती रही। रात में रुद्र उसके कमरे में आया तो देखा कि वो अभी भी सो रही है। रुद्र ने गौरी के सिर पर हाथ रखा जो अब गर्म नहीं था। रुद्र के स्पर्श से गौरी ने आंखें खोली और जल्दी से उठकर बैठ गई। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, वो बाहर चला गया। गौरी वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद रुद्र वापस आया तो उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। गौरी समझ गई कि ये खाना उसके लिए है। रुद्र ने गौरी को खाना खिला दिया। गौरी की नज़र रुद्र के हाथ पर गई जहाँ से खून बहकर सूख चुका था, लेकिन रुद्र के चेहरे पर कोई दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। गौरी ने रुद्र से खाना लेकर एक और रखा और उठकर जाने लगी तो रुद्र बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो, मना किया है ना मैंने। लेकिन गौरी ने रुद्र की एक ना सुनी। वो गई और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। रुद्र खड़ा था तो गौरी ने उसके हाथ को पकड़ा और सोफे के पास ले गई। गौरी ने उसे बैठने का इशारा किया तो रुद्र बोला, क्या। गौरी ने रुद्र का ज़बरदस्ती बैठा दिया और उसके हाथ को पकड़कर उस पर दवा लगाने लगी तो रुद्र ने पीछे करते हुए कहा, छोड़ ये सब, जाकर खाना खा। लेकिन गौरी ने फिर से रुद्र का हाथ पकड़ा और उस पर दवा लगाने लगी। अब रुद्र कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप गौरी के चेहरे को देखता हुआ मन ही मन कहने लगा, क्यों ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। क्यों तुम्हें दर्द में देखकर मुझे दर्द होता है, क्या रिश्ता है हमारा। रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि गौरी उठकर चली गई और फिर वापस आई। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। रुद्र ने गौरी को घूरते हुए कहा, कहाँ लेकर जा रही हो, तुम्हारे लिए है ये। गौरी ने रुद्र की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वो आकर रुद्र के सामने रखी मेज पर बैठ गई और प्लेट से खाना लेकर रुद्र को खिलाने लगी। रुद्र ने मुँह फेरते हुए कहा, मैं खुद खा सकता हूँ, तुम खा लो। लेकिन गौरी ने रुद्र के चेहरे को अपनी ओर किया और ज़बरदस्ती उसके मुँह में खाना डाल दिया। रुद्र गौरी को देखता ही रह गया। वो पलक भी नहीं झपका रहा था तो गौरी ने दूसरा बाइट भी उसके मुंह में ज़बरदस्ती रख दिया। अब रुद्र खाने लगा। गौरी ने रुद्र को खाना खिलाया और जाने लगी तो रुद्र ने जल्दी से कहा, और तुम। तभी सावनी झूमती हुई आई और बोली, गौरी मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। गौरी ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर सावनी की ओर देखकर हल्की सी मुस्कुरा दी। गौरी ने खाना खाया। तभी रुद्र बोला, दवा। गौरी ने दवा उठाकर रुद्र को दिखाई और मुँह में रख दी। फिर पानी का गिलास उठाकर रुद्र को दिखाने की एक्टिंग करी।
और सारा पानी पी गई। रुद्र गौरी की इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपने कमरे में चला गया। रात के करीब 2 बजे रुद्र करवट बदल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। रुद्र उठा और कमरे के बाहर आ गया। उसने गौरी के कमरे को देखा जो बंद था, लेकिन फिर भी वो उस ओर बढ़ गया और हल्का सा धक्का दे दिया जिससे दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। रुद्र ने झाँक कर देखा तो आज भी गौरी बेड पर नहीं थी। रुद्र ने धीरे से कमरे में एंट्री ली और चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो गौरी को वहीं बैठे पाया। वो उसी तरह बैठी थी जैसे कल थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी जो आसमान को देख रही थी, या यूं कहें शून्य सी थी। रुद्र गौरी की ओर बढ़ते हुए बोला, तुम उल्लू तो नहीं हो? रात में इंसान सोते हैं, उल्लू जागते हैं। रुद्र के बोलने से गौरी चौंक गई और वहां से उठ गई। रुद्र ने वापस जाते हुए कहा, ये बड़ा सा बेड तुम्हारे लिए ही है, सो जाओ। रुद्र के जाते ही गौरी बेड पर आकर लेट गई और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। अब रुद्र भी सो गया था। पापा नहीं, प्लीज़ पापा नहीं, उसने रोते हुए कहा, लेकिन उस आदमी ने उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से बोला, तेरी यही सज़ा है पारो, तू जिंदगी भर इसी तरह जिएगी। पारो अंदर से दरवाज़ा पीटती रही लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ देर बाद जब वो थक कर एक कोने में जा बैठी तभी दरवाज़ा तेज़ आवाज़ से खुल गया। पारो कोने में ही सिकुड़ गई थी। वहाँ से एक आदमी और एक औरत अंदर आ गए और दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। गौरी अचानक से उठ बैठी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थी। ये सपना था जो गौरी देख रही थी। गौरी ने जल्दी से अपने हाथों से चेहरे को पोंछा और उठने लगी तो देखा सामने रुद्र बैठा उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। गौरी चुपके से वहाँ से निकल जाना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने उठते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? गौरी के कदम वहीं ठिठक गए। वो हल्की सी काँपने लगी तो रुद्र ने उसके आगे आगे चलते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। गौरी ने एक नज़र रुद्र पर डाली, लेकिन वो आगे की ओर बढ़ चुका था तो गौरी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रुद्र एक कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। जब तक गौरी उसके ठीक पास नहीं आ गई वो अंदर नहीं गया। गौरी के आते ही दोनों एक साथ कमरे में चले गए। सिमरन ने रुद्र गौरी को देखते हुए कहा, अच्छा हुआ रुद्र तुम गौरी को लेकर आ गए, वरना मैं तो इसे बताना ही भूल रही थी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। वो पॉकेट में हाथ डालकर वहीं खड़ा हो गया। सिमरन गौरी के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, हमें तुम्हारी ज़रूरत है बेटी, तुम हमारी हेल्प करोगी? गौरी एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन तभी उसने सिमरन के हाथ को पकड़कर हामी भर दी तो सिमरन बोली, मुझे कुछ दिनों के लिए रुद्र के पिता के पास जाना पड़ रहा है। ना जाने क्यों वो वहाँ बुलाना चाह रहे हैं, कोई परेशानी है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम यहाँ रुद्र के साथ मिलकर सब कुछ संभालो। गौरी ने झट से सिमरन का हाथ छोड़ दिया और वो थोड़ी पीछे हो गई, लेकिन तभी सिमरन ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम पर भरोसा है, और फिर रुद्र तो है ही तुम्हारे साथ। गौरी ने रुद्र की ओर देखा जो आराम से सोफे पर पसरकर अपने फ़ोन में बिजी था, मानो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। सिमरन ने गौरी के हाथ को हल्का सा दबाते हुए पलकें झपकाई तो गौरी ने भी हामी भर दी। सिमरन ने अपना सामान रखते हुए कहा, रुद्र तुम गौरी को मासा के कमरे में लेकर जाओ, नमन मेरे साथ जा रहा है, तुम और गौरी यहाँ सब संभाल लेना। रुद्र ने फ़ोन साइड में रखकर कहा, माँ आपको लगता है ये सब संभाल पाएगी? जो खुद को नहीं संभाल सकती वो दूसरों को क्या संभालेगी? सिमरन ने रुद्र को देखे बिना ही कहा, मुझे गौरी पर पूरा भरोसा है, वो सब कुछ कर सकती है, और अब तुम बातें मत बनाओ, जाओ। रुद्र ने लंबी सांस लेते हुए गौरी की ओर तीखी नज़रों से देखा और उसके आगे आगे चलने लगा। गौरी फिर से रुद्र के पीछे पीछे नज़रें झुकाकर चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद रुद्र रुक गया, लेकिन गौरी उसे देखे बिना ही चल रही थी, इसीलिए रुद्र से टकरा गई। उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया। दोनों की नज़रें मिली तो रुद्र ने गौरी की आंखों में देखते हुए कहा था ना, जो खुद को नहीं संभाल सकती वो इतने बड़े महल को कैसे संभालेगी? गौरी ने रुद्र को हल्का सा धक्का दिया और खुद सीधी खड़ी हो गई। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा और दीवार पर लगा स्विच दबा दिया, जिससे दीवार पर कुछ नंबर जैसे दिखने लगे। रुद्र ने कुछ नंबर डायल किए तो दीवार की दूसरी साइड वाला दरवाज़ा खुल गया। गौरी तो ये सब देखती ही रह गई। वो हैरानी से कभी दीवार को तो कभी दरवाजे को देख रही थी। रुद्र ने उसे हैरान होता हुआ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे शहरों में ही ऐसी टेक्नोलॉजी है? तुम यहाँ अपने शहरों से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखोगी। अब अंदर चलो, 2 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा। गौरी रुद्र के साथ अंदर गई तो एक बड़ा सा दरवाज़ा और था जिस पर बहुत से स्विच लगे थे। ये अलग अलग रंगों के बने थे। रुद्र ने येलो कलर वाले स्विच को प्रेस किया, सामने का बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। दोनों अंदर आ गए। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक बड़े से बेड पर एक औरत लेटी
लेटी थी, जो बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही किसी की आहट मिली उसने आंखें खोली और टिमटिमाते हुए उन्हें देखने लगी। औरत ने एक नज़र दोनों को देखा और नज़र फेर कर सो गई। उसकी इस हरकत से गौरी हैरानी से रुद्र को देखने लगी तो रुद्र ने कहा, ऐसी ही हैं वो, कोई उनके कमरे में आए उन्हें पसंद नहीं है, इसीलिए अकेली ही रहती हैं और अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में है। रुद्र बता ही रहा था कि गौरी औरत की ओर बढ़ गई तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर पीछे करते हुए, वे औरतों से नफरत है उन्हें। गौरी ने आंखों में रुद्र से पूछा कि इन्हें यहाँ क्यों रखा है। रुद्र, इन्हें यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि इनकी जान को खतरा है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो ये जो बसे हुए गांव देख रही हो ना, ये तहस नहस हो जाएंगे। गौरी को कुछ समझ नहीं आया तो रुद्र ने कहा, रहने दो, तुम नहीं समझोगी, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। गौरी ने झट से रुद्र के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और औरत के पास जाकर बैठ गई। गौरी औरत के एक हाथ को अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसे धीरे से सहलाने लगी तो औरत ने गौरी की ओर देखा, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, प्यार से। रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो गौरी को देखता रहा। औरत ने मुस्कुराकर गौरी के गाल को हाथ से छू लिया तो गौरी भी मुस्कुरा दी। रुद्र ने झट से गौरी को बाजू से पकड़कर उठाया और बाहर ले जाने लगा, लेकिन औरत ने गौरी के हाथ को कसकर पकड़ लिया, जिससे गौरी उन दोनों के बीच खड़ी हो गई। गौरी ने एक बार रुद्र को देखा तो दूसरी बार औरत को। उसे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। उसने रुद्र से अपना हाथ छुड़ाया और औरत के सिर पर हाथ फेरकर पलक झपका दी, जिससे औरत ने उसका हाथ छोड़ दिया। रुद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो यहाँ से, तुमसे कुछ बात करनी है। गौरी रुद्र के साथ एक और आ गई तो रुद्र उस पर चिल्ला उठा। रुद्र गुस्से से बोला, मेरी दादी सास से ज़्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो, मुझे पसंद नहीं। गौरी ने कमर पर हाथ रखकर झुकते हुए रुद्र की आंखों में देखा तो रुद्र ने उसे नजरें चुराते हुए कहा, क्या है। गौरी कुछ नहीं बोली तो रुद्र मुंह फेर कर खड़ा हो गया और अपने हाथ बांधकर बोला, मैं नहीं चाहता कि दादी का भरोसा टूटे। वैसे भी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, हम कुछ नहीं जानते तुम्हारे बारे में, इसीलिए दादी से घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। जो काम है वो करो और जाओ। गौरी ने रुद्र की एक नहीं सुनी। वो औरत के पास जाकर बैठ गई और धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगी। रुद्र ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो बाहर चला गया तो गौरी ने उसे जाते हुए देख सिर हिला दिया। औरत, जिसका नाम मंजुला था, वो आराम से सो रही थी। दिन में भी कमरे में अंधेरा था, जो गौरी को पसंद नहीं आया। हर जगह पर्दे लगे थे तो गौरी ने एक पर्दे को हटा दिया। अब थोड़ी सी रोशनी हुई थी, लेकिन तभी मंजुला जाग गई। उसने गौरी से गुस्से से कहा, ए छोरी, ये पर्दा हटाने को किसने बोला तड़े। मंजुला के बोलने से गौरी ठिठक गई। उसने भागकर पर्दा लगा दिया। मंजुला ने एक नज़र गौरी को अकड़ से देखा और अपनी आंखों को मूंद ली। गौरी काफ़ी देर वहां बैठी रही। जब तक रुद्र ना आ जाता तब तक वो बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि जाना कैसे है उसे कुछ पता नहीं था। रुद्र आया तो गौरी ने बाहर जाने के लिए इशारा किया। रुद्र गौरी को बाहर ले आया। गौरी अपने कमरे में आ गई और तैयार होकर रसोई की ओर चली आई, जहाँ 3-4 औरतें लगी थी। गौरी ने मंजुला के लिए खाना बनाया और एक प्लेट में रखकर उसके कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन उससे पहले वो रुद्र के कमरे में आई और बाहर ही खड़ी हो गई। रुद्र अपने काम में लैपटॉप पर बिजी था तो गौरी बिना पूछे ही अंदर चली गई। रुद्र ने गौरी को देखते हुए कहा, बोलो क्या है। गौरी ने मंजुला के कमरे की ओर इशारा किया तो रुद्र ने उसे घूरते हुए कहा, अब दिन भर में तुम्हारे लिए उस दरवाजे को खोलूं और बंद करूं, है ना। रुद्र नहीं उठा तो गौरी वापस जाने लगी। तभी रुद्र बोल पड़ा, अब कहाँ जा रही हो। चल रहा हूँ ना। रुद्र चल पड़ा तो गौरी ने उसके सामने आकर खुद के कमरे की ओर इशारा किया। रुद्र झुंझला उठा। उसने तेज नहीं है क्या आवाज़ में कहाँ, बोल नहीं सकती तुम, मुंह में जुबान। गौरी डर कर 2 कदम पीछे हो गई। रुद्र को लगा जैसे उसने ज़्यादा ही सख्ती दिखा दी। उसने खुद को शांत करके कहा, बोलो क्या लेना तुम्हारे कमरे से। गौरी ने रुद्र की ओर आंखें उठाकर देखा, जिनमें आंसू बाहर आने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन गौरी ने दूसरी ओर देखते हुए ना में सिर हिला दिया। रुद्र गौरी के आगे आगे चल पड़ा। गौरी भी उसके साथ साथ चल पड़ी। यहाँ कमरे के पास आकर रुद्र ने गौरी को पासवर्ड बता दिया। उसने गौरी के हाथ से खाने की प्लेट ली और बोला, जाओ, तुम्हें अपने कमरे से जो लेकर आना है वो ले आओ, मैं अंदर जाता हूँ, अब तुम खोल सकती हो इसे। गौरी ने सिर झुकाकर रखा था, वो ऐसे ही मुड़कर चली गई। रुद्र खाली आंखों से उसे जाते हुए देखने लगा। गौरी चली गई तो रुद्र अंदर आ गया। उसने खाने की प्लेट रखी और
और जाने लगा। तभी उसे न जाने क्या सूझा, प्लेट रखी, उठाकर देखा कि वो खाने में क्या लेकर आई है। रुद्र ने खाना देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रुद्र ने अपनी दादी का खाना टेबल पर रख दिया था, लेकिन तभी उसने खाने की प्लेट पर रखी प्लेट को उठाकर देखा तो हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, ये लड़की भी ना जाने दो इसे। गौरी यहाँ अपने कमरे में आई और अपने कुछ कपड़े लेकर चली गई। वो मंजुला के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने पासवर्ड लगाया और अंदर चली गई। अंदर रुद्र बेसब्री से उसका इंतजार करते हुए इधर उधर चक्कर काट रहा था। गौरी ने जाकर अपने कपड़े एक और रख दिए और मंजुला की ओर जाने लगी, लेकिन तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर घुमाते हुए उस दीवार से लगा दिया और उसे घूरने लगा। गौरी को कुछ समझ नहीं आया। वो आंखों को टिमटिमाते हुए रुद्र को देख रही थी। तो रुद्र ने कहा, तुम क्या मेरी दादी को बीमार करना चाहती हो? रुद्र ने खाने की ओर इशारा करते हुए कहा, ये खाना खिलाओगी उन्हें? गौरी ने रुद्र को धक्का दिया और जाने लगी तो रुद्र ने फिर से खींचकर उसे दीवार से लगाकर कहा, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ये खाना वापस लेकर जाओ और दूसरा लेकर आओ। गौरी ने रुद्र से छूटने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो रुद्र को दूर ना कर सकी। रुद्र गौरी को नाकाम कोशिश करते हुए देखने लगा। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, रुद्र, रुद्रा। रुद्र और गौरी ने देखा मंजुला बेड पर बैठी थी और गुस्से से रुद्र को देख रही थी। रुद्र के हाथ ढीले पड़ गए, लेकिन उसने गौरी को छोड़ा नहीं। तो मंजुला सख्ती से बोली, रुद्र, तू एक छोरी के साथ ऐसा ना कर सकता, ज़बरदस्ती, वो भी मेरे सामने। छोड़ उसे। रुद्र ने गौरी को छोड़ दिया तो गौरी सिर झुकाकर खाने की प्लेट की ओर बढ़ गई और उसे वापस ले जाने लगी। तभी मंजुला बोला, मैंने तेरे को जाने के लिए तो ना बोला? ला खाना, ला के आ, खाना ला मारे। गौरी ने एक नज़र रुद्र की ओर देखा। रुद्र मंजुला को देखकर बोला, दादी सा, वो खाना आपके लिए नहीं है। मंजुला ने हाथ से रुद्र को रोक दिया और बोली, मैं पास्ता क्यों ना खा सकूं? मेरा पसंदीदा खाना है ये तो। ला छोरी, लेकर आ हमारे कने। गौरी मंजुला की ओर बढ़ गई और उसे खाना पकड़ा दिया। मंजुला खुश होकर खाने लगी। रुद्र ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और वहाँ से चला गया। मंजुला ने खाना खाया और गौरी को प्लेट पकड़ाते हुए बोली, ऐ छोरी, तुम्हारे रुद्र को गलत मत समझना। वो थोड़ा सख्त है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। तुम्हारी खातिर ही कराया था उसने ये सब। गौरी ने हाँ में मुंडी हिला दी तो मंजुला बोली, के बात छोरी, तू अपने कपड़े उरे ही ले आई? उरे ही रहने का इरादा है का? गौरी ने फिर से हाँ में मुंडी हिलाई तो मंजुला लेटती हुई बोली, अभी जा, रुद्रा को तेरी ज़रूरत होएगी, जा। गौरी वहाँ से आ गई तो मंजुला उसे जाते हुए देख हल्की सी मुस्कुरा दी और मन ही मन बोली, जिसकी मने तलाश थी वो मिल गई। गौरी किचन में आ गई और रुद्र के लिए खाना लेकर उसके कमरे में चली आई। उसने खाना रखा और रुद्र को इधर उधर ढूंढा, लेकिन रुद्र उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। गौरी बाहर आ गई और रुद्र को ढूंढने लगी, लेकिन रुद्र उसे कहीं भी नहीं मिला। तो वो सावनी के कमरे में गई, जो कानों में ईयरफोन लगाए गानों में मस्त थी। गौरी सावनी के पास ना जाकर वापस से रुद्र को ढूंढने लगी। जब रुद्र गौरी को नहीं मिला तो गौरी महल से बाहर जाने लगी। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। गौरी रुककर सुनने लगी। कोई आदमी फ़ोन पर किसी से कह रहा था, आप चिंता ना करें साहब, वो निकल गया है महल से, उधर ही आ रहा है। आप सब सावधान रहना और मौका मिलते ही गोलियां दाग देना। आज वो उसका साथी नहीं है उसके साथ, और आएगा भी नहीं। वो बाहर गया है, इसीलिए मैंने ही उसे भेजा है। गौरी को समझ नहीं आया कि वो आदमी किसके बारे में बात कर रहा है। तभी आदमी आगे बोला, अरे साहब, एक बार रुद्र सिंह राठौड़ रास्ते से हट जाएगा तब तो आपकी ही हुकूमत होगी इस महल पर। रुद्र का नाम सुनते ही गौरी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो जहां महल से बाहर आ गई तो देखा रुद्र अपनी गाड़ी लेकर अकेला ही कहीं जा रहा था। रुद्र महल के बड़े से दरवाजे से बाहर जा चुका था। गौरी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी उसकी नज़र एक गाड़ी को साफ करते हुए आदमी पर पड़ी। वो उसके पास गई और रुद्र की ओर इशारा करने लगी। आदमी, क्या हुआ भाई साहब, आपको कुछ काम है क्या बाहर? गौरी ने फिर से बाहर की ओर इशारा किया तो आदमी बोला, रुद्र साहब से काम है क्या? गौरी ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी तो आदमी बोला, वो कुछ देर में वापस आ जाएंगे, तब मिल लेना उनसे। गौरी ने बिना सोचे समझे ही आदमी को एक थप्पड़ मार दिया तो आदमी गौरी को हैरान होकर देखने लगा। गौरी ने आदमी को ड्राइविंग सीट पर धकेल दिया और खुद उसके साइड में बैठकर उसे रुद्र के पीछे चलने का इशारा करने लगी। आदमी थप्पड़ खाया हुआ था। क्या
करता उसने गाड़ी रुद्र की गाड़ी के पीछे लगा दी, लेकिन रुद्र बहुत दूर जा चुका था। फिर भी आदमी ढूंढते हुए गाड़ी चलाए जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने गाड़ी रोकी तो फिर से थप्पड़ मिल सकता है। गौरी रुद्र को ढूंढते ढूंढते एक रेतीले इलाके में आ गई थी, जहाँ दूर दूर तक रेत थी। गौरी इधर उधर देख ही रही थी कि आदमी बोला, वो रही रुद्र साहब की गाड़ी। आदमी ने रुद्र की गाड़ी की ओर अपनी गाड़ी मोड़ दी। रुद्र की गाड़ी से थोड़ी दूर पर ही गौरी ने गाड़ी रोकने के लिए कहा और खुद उतरकर रुद्र की गाड़ी के पास आ गया, लेकिन रुद्र यहाँ नहीं था। आसपास बहुत से सूखे पेड़ थे, एक दो झोपड़ी से घर थे। गौरी ने इधर उधर देखा, लेकिन रुद्र नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है आप सभी को। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और प्लीज़ दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। प्लीज़ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।